नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है। आज हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि विक्रम सर हम लोगों के पास हैं और बहुत सी चीज़ें इनसे सीखने को मिली है। हम लोग के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका है कि आज दिल्ली के इस कैंप में श्री बग्गा सर हमारे साथ हैं, जो खुद लंबे समय से किडनी डायलिसिस के पेशेंट हैं और आज बहुत सी भ्रांतियाँ जो मुझे पता है विक्रम सर दूर कर सकते हैं। तो आज हम लोगों का सौभाग्य उनके साथ है। तो हम आग्रह करेंगे बग्गा सर से कि आपके मन में जो भी सवाल है आज आप विक्रम सर से पूछिए और संतुष्ट होइए इन चीज़ों को लेकर। सबको नमस्कार। मैंने कई वीडियो विक्रम सर की देखी। देखने के बाद मुझे लगा कि एक बार हम भी मिले, क्योंकि मेरे मन में ये था कि जिससे भी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि डायलिसिस किडनी का पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी वीडियो से ये लगा कि बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि मेरा डायलिसिस होता है, पानी निकलता है, पेट फूल जाता है, अगर हम डायलिसिस नहीं कराते हैं तो वो पानी कैसे निकलेगा, या वोमिटिंग होगी या और कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या जैसे जनरली किसी से बात करिए तो ये कहता है कि बस बस अब तुम्हारा काम निपटने वाला ही है। तो निपटने वाले में आदमी सोचता है, लेकिन हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम भगवान की दया से हिम्मती है और मैं 3 डायलिसिस हफ्ते में कराने के बाद भी 14 घंटा काम करता। देखिए, नमस्कार। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टरों के बीच में रह के वो सभी को एक ही नज़रिए से देखने की आदत पड़ गई है। मैं एक साधारण इंसान हूँ और मैं सिर्फ अपना प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करता हूँ और उस अनुभव को सुन के समझ के काफ़ी लोगों ने अपना डायलिसिस बंद कर लिया है। अब जैसे कि सर की बात करते हैं तो डायलिसिस चल रहा है, जैसे तो डायलिसिस जो शुरू हुआ है ये एक जो डॉक्टर हैं जिसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, उनकी बहुत बड़ी हरकत है। जैसे कोरोना काल में, कोरोना के समय में ये जो मेडिकल साइंस के जो अंकल हैं उनकी बहुत बड़ी हरकत थी, पूरे वर्ल्ड को उथल पुथल कर दिया था कोरोना के मामले में, जानते होंगे। मतलब जिन्होंने जांच करवाई उन्हीं को क्वारंटाइन किया गया था, WHO। हाँ, मतलब वो हरकत थी। लेकिन जिसने जांच नहीं कराई उसको तो पता ही नहीं कि कोरोना क्या होता है। अब बात करें कोरोना की, तो आज के समय में कोरोना क्यों नहीं निकल रहा है जानते हैं आप? क्योंकि जांच ही नहीं हो रही है ना। मैंने 1.5 महीना कोरोना में पूरे शहर में सामान बांटा, हाँ, लोगों की मदद के लिए, और डीएम एसएसपी ने मना किया कि आपको निकलना नहीं है घर से, लेकिन मैं 14 घंटा सामान बांटा जी, और ना कोरोना का इंजेक्शन लगाया, ना कभी कोरोना जांच कराया। और कुछ भी भगवान ने नहीं किया, जबकि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी भी है, बीपी भी है, शुगर भी है और डायलिसिस भी है। इसके अलावा अब जो है, क्योंकि वो कोरोना का पैथरा तो अब नहीं चला, पब्लिक जागरूक हो गई, समझ गई। अब जो है ना, एक नया उन्होंने फंडा ढूंढा है इंसान को परेशान करने का या अपना व्यापार चलाने का, जिसे बोलते हैं क्रेटिनाइन। क्रेटिनाइन मतलब एक बॉडी वेस्ट जिसे बोलेंगे, जो समस्याओं को क्रिएट करता है, हर इंसान के अंदर पैदा होता है। एक समय बाद ऑटोमेटिक वो बॉडी के अंग उसको डिटॉक्स कर देते हैं। कब, कैसे? वो जब उत्सर्जन क्रियाएं होती हैं उस समय वो समझ लो कि जो बढ़ा हुआ बॉडी वेस्ट है वो ही निकलता है। जैसे बुखार आना, बुखार के समय जो वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग में जो निकल रहा है चिपचिपा पदार्थ, गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ, सफ़ेद सफ़ेद जो फ्लूइड है, वो बॉडी वेस्ट ही है, एक तरह का क्रिएटिनिन है, वही समस्याओं को क्रिएट करता है। उस समय यदि जांच कराई जाए तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आएगा, और जब क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होता है तब यूरिन भी बराबर आ रहा होता है
पसीना भी बराबर आ रहा होता है, वॉमिटिंग भी बराबर आ रही होती है और लूज मोशन भी होते हैं कई लोगों को। तो उस समय खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन यदि खाने की चीज़ें वो ही दी जाएं जो रेगुलर दी जा रही थी तो वो डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि डबल एनर्जी चाहिए शरीर को, टॉक्सिन को डिटॉक्स करने के लिए और भोजन को पचाने के लिए। तो उस समय ऐसा भोजन लेना है जो पचाने में कम समय लगे, एनर्जी ज़्यादा मिले, एक्स्ट्रा एनर्जी मिले। तो ऐसे में जैसे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है तो मिनरल्स की ज़रूरत होती है। रसीले पदार्थ जो होते हैं उनमें मिनरल्स, जैसे मौसमी जूस है या फिर रसीले फल हैं, और ऐसे फल खाने की इच्छा भी होती है बुखार में, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन आज के समय में तो उसको मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही सैंपल लिया और बता दिया कोरोना बढ़ा है, अब सॉरी क्रेटिनाइन, कोरोना का याद है, क्रेटिनाइन बढ़ा है। और क्रेटिनाइन क्या है ये नहीं जानते हैं लोग यदि समझ जाएं। आज से 30 साल पहले जब मैं छोटा था, बुखार आता था तो हमारे यहाँ डॉक्टर ज़्यादा नहीं थे, पुराने डॉक्टर थे, बहुत अनुभवी। वो बुखार में दवाई देते थे, 2 टैबलेट लेते थे, 4 टुकड़े करते थे, एक एंटीबायोटिक, पेन किलर और 4 पुड़िया बनाते थे, सुबह शाम लेना है। वो एक टेम्परेरी, एक माइंड से ये लगे कि हमें दवाई दे दी है ना, लेकिन वो ये बोलते थे कि ये दवाई बिना दूध के नहीं लेना है और पानी ज़्यादा पीना है। और जब पानी ज़्यादा पीते थे तो वॉमिटिंग भी ज़्यादा होती थी, और फिर भाप दिलवाना है तो पसीना भी ज़्यादा आता था पानी पिलाने के बाद। तो पसीने में जो फास्फोरस बढ़ा हुआ है और फिर पानी पी रहे तो जो एक्स्ट्रा पित्त है और जो बॉडी वेस्ट है वो निकल जाता था। फिर उसके बाद खाने की इच्छा होती थी, खाने में फ्रूट्स ज़्यादा बताते थे और हल्का खाना, दलिया। आज के समय में ब्रेड, टोस्ट ये बताया जाता है, अंडे बताए जाते हैं, ये कि मरीज बनाने के लिए। तो जो बुखार के मरीज आज के समय में जा रहे हैं जांच करवाने और बुखार का इलाज कराने जा रहे हैं, वो किडनी पेशेंट बन के लौटते हैं और किडनी का इलाज शुरू हो जाता है और बोल देते हैं कि किडनी खराब हो गई है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, और इलाज वो शुरू कर देते हैं। इलाज कोई नहीं है, लेकिन इलाज ही इलाज, मतलब खाना पीना नहीं, दवाई खाना है, भले ही खाना मत खाओ, मतलब इलाज कुछ भी नहीं है और इलाज शुरू कर दिया जी। अच्छा विक्रम सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, मैंने अक्सर विद्वान डॉक्टरों को सुना है, जो ही जब डायलिसिस शुरू होता है तो बोल देते हैं पानी कम पीना है पहला, दूसरा नमक बिल्कुल नहीं खाना है, और पालक नहीं लेना है, चुकंदर नहीं लेना है, मतलब पूरे लिमिटेशन बात देते हैं। आदमी तो एक तरह से मानसिक हो जाएगा उसको, और जबकि मैंने उलट उसके लिमिट नहीं, हाँ दवाई की कोई लिमिट नहीं, और जबकि हमने आपके अक्सर बातों में सुना है कि आप सारी चीज़ों को खाने की छूट देते हैं, पेशेंट तो वैसे ही आनंद में जाता है। तो इसके पीछे फंडामेंटल क्या ये जानना चाहेंगे? फंडामेंटल ये है कि ये हमें सोचना है जी। वो अपने व्यापार के बारे में सोच रहे, हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। हमें ये सोचना है कि शरीर के लिए क्या जरूरी है जी। दवाई जरूरी है या आहार जरूरी है? यस। दवाई वहाँ क्वेश्चन करें, लेकिन वहाँ बोलते नहीं बनता है, डॉक्टर के सामने कुछ बोलते नहीं है, और यदि कोई बोलता भी है तो वो चुप करा देते हैं। डॉक्टर आप हैं कि हम हैं? बिल्कुल। वहाँ ये बोलना चाहिए कि डॉक्टर आप हैं, हम मरीज हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, आप हमें बताइए, समझाइए। समझना नहीं है, उन्होंने जो दवाई लिख दी बस ये सुबह ये शाम बस खाते रहते, ये नहीं पूछते कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं है जी। यदि नहीं है तो लिख के दीजिए कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे वो बोलते हैं पालक नहीं खाना है, नुकसान करता है, तो पालक क्यों नुकसान करता है, कैसे नुकसान करता है? जबकि पालक में तो आयरन होता है भरपूर मात्रा में, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। अब यदि वो बोलते हैं कि पोटेशियम होता है, फिर तो भोजन भी मना कर देंगे, क्योंकि भोजन से मल बनता है, और मल तो भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। भोजन भी मना कर सकते हैं, जैसे पानी मना कर देते हैं,
जबकि जल ही जीवन है। और इसके अलावा टमाटर भी मना कर देते हैं। मेरे यहाँ बहुत से पेशेंट आए, उनसे पूछा कि क्यों मना किया, बोले टमाटर के बीज से किडनी में पथरी बन जाती है। हाँ। तो मैंने उनको बोला, पहले तो मेरे को हंसी आई कि टमाटर के बीज से पथरी कैसे बन जाती है। कहीं मैंने देखा ही नहीं कि ब्लड का सैंपल लेने पे टमाटर के बीज निकले, क्योंकि टमाटर के बीज किडनी में पहुंचेंगे कैसे? जी। डाइजेस्ट करने का तो सिस्टम हमारा अलग है, वो तो ब्लड को छानने का काम करती किडनी। तो किडनी में ब्लड के साथ में टमाटर के बीज कहाँ जाते हैं? जी। जबकि टमाटर में लाइकोपिन रसायन होता है, वो पाचन में मदद करता है और भूख बढ़ाता है। तो भूख बढ़ाने वाली चीज़ें बंद कर देते हैं वो, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले तत्व बंद कर देते हैं, और पानी कम करवा दिया जाता है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है वो डिटॉक्स ना हो जाए। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और बाष्पीकरण ज़्यादा होने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तो वो बीपी का डोज बढ़ा देते हैं ये टैबलेट बीपी के कारण किडनी पे असर पड़ रहा है। लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि बीपी की दवाई के कारण किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है। और जब किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा तो किडनी के काम पे भी इफेक्ट बिल्कुल पड़ेगा, तो बॉडी वेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो डोज बढ़ाते जाएंगे। क्या होता है, जब वो आहार बंद कर देंगे तो आपकी क्षमता कम होती जाएगी जी। और दवाई यानी कि बीमारी की खुराक बीमारी को पालने के लिए दी जा रही, और बीमारी एक तरफ बढ़ती जा रही। जैसे सर हैं, जब आपका क्रेटिनाइन का पता चला था कितना था? 19 पता चला था जब 5 4 और 5 पे पता चला 4 और 5। अब बात ये करते हैं कि 4 क्यों था। जैसे कि इनकी उम्र में यदि हम जंगल में जाएं, कोई आदिवासी व्यक्ति हैं कि जांच कराएं, तो उनका तो नॉर्मल आएगा जी। क्यों, ये भी कारण बता देते हैं। क्योंकि सर जो है ना, उसके पहले भी किसी तरह की दवाई ले रहे थे। जब पता चला कि क्रेटिनाइन 4 या 5, उस समय कोई ना कोई दवाई चल रही होगी। कौन सी दवाई चल रही थी? 5-6 दवाइयाँ चल रही थी। 5-6 दवाइयाँ। वो दवाई किडनी पे इफेक्ट कर रही थी या नहीं? किडनी के काम को इफेक्ट करती है दवाई की, धीरे धीरे बढ़ रहा था। हाँ, किडनी के काम को इफेक्ट कर रही थी। 24 घंटे काम करती किडनी, और उस पर यदि दवाई का असर होगा तो उसके काम पे भी असर होगा। तो धीरे धीरे उसके काम की क्षमता कम होती जा रही जी। तो वो एक्स्ट्रा बेस्ट मटेरियल, एक्स्ट्रा फ्लूइड बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा तो हार्ट पे लोड पड़ेगा, तो बीपी की दवाई भी बढ़ेगी, और ज़्यादा लोड, मतलब जितनी दवाइयाँ देंगे उतना। फिर अच्छा, पहले से 4-5 दवाइयाँ चल रही थी। जैसे ही पता चला कि क्रेटिनाइन 4 या 5 हो गया, फिर आपका डोज बढ़ाया कि घटाया? थोड़ा सा बढ़ाया, बोला डायलिसिस कराना होगा। तो एक मिनट, ये डॉक्टर ज्योतिष शास्त्र कब से बन गए? पहले इससे बता देते हैं कराना पड़ेगा, ये डॉक्टरी छोड़ के ज्योतिषी करने लगे। उनका एक ही फंडा है कि 5 क्रेटिनाइन पहुंचा, हाँ, चलो डायलिसिस। अच्छा ठीक है। डायलिसिस से होता क्या है वो भी बता देते हैं। फिलहाल आपका और डोज बढ़ा दिया, फिर और आहार कम कर दिया होगा, परहेज बोल दिया, ब्लड घटने लगा, और ड्रग बढ़ा दिया, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ है, क्रेटिनाइन बढ़ा और ब्लड घटा, और ब्लड घटा तो मतलब एक तरह से बीमारी मजबूत हो गई और सर हो गए कमज़ोर। जी, तो बीमारी इतनी मजबूत हो गई कि सर को घसीट के डायलिसिस सेंटर पर ले जाना पड़ा, और उसी का नतीजा आज 3 बार डायलिसिस हो रहा है। आपको पहले सीखना चाहिए था कि ये ओपन हार्ट सर्जरी जो हुई वो दवाइयाँ खाने से ही हुई है। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, और उसके बाद भी आप तैयार हो गए दवाइयाँ खाने के लिए। क्यों? डर से ड्रग, और ड्रग से डायलिसिस, और डायलिसिस से डेथ। हमें डिफिशिएंसी दूर करना है तो डाइट पे लौटना है, ड्रग पे नहीं जाना है। किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हमारा शरीर दवाइयों की कमी से बीमार पड़ता है। हमारा शरीर पोषक तत्वों की कमी से बीमार पड़ता है, तो पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए। तो आपकी तो मजबूरी हो जाती है ना। हाँ, मजबूरी। आपके शरीर में सूजन आ गई, उल्टी आ रही है, भूख नहीं लग रही है। उल्टी रोकने से सूजन आती है, जो उल्टी हो रही, बॉडी जो है ना वेस्टेज को निकाल रही, और हम उसको दवाई दे के डाउन कर। तो वो जैसे हम ट्रक में पीछे से घाटी पे चढ़ रहा है, ट्रक धक्का लगा रहा है,
और वहीं हम जो ना धक्का लगाना बंद करें तो ट्रक पीछे आएगा पीछे तो आएगा। क्या होगा। अच्छा विक्रम सर, एक चीज़ जानना चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि हीमोडायलिसिस होता है, वाटर डायलिसिस होता है। हाँ। तो अब इसमें जैसे आप हैं, आप कैसे ये निर्धारित कर पाएंगे कि इनके लिए क्या ज़रूरी है, क्या कराना चाहिए, क्या नहीं कराना हमारे चाहिए, यहाँ कैसे दो टाल डायलिसिस सकते हैं? होती इनको है। एक होती है आर्डनरी, एक होती है एसडीएफ। ठीक है। आपको पहली बात तो सबसे पहले आपको डराया गया शुरू में कि किडनी खराब हो गई, भ्रमित किया गया, खराब डायरेक्ट बोल दिए खराब हो गई। आज भी यदि आप रिपोर्ट में देखें तो कहीं नहीं लिखा कि किडनी खराब हो गई, क्वेश्चन है ना। किडनी खराब हो गई डायरेक्ट। तो बताइए हमारे ब्रेन में क्या संदेश जा रहा है पूरी ग्रंथियों को, खराब हो गई, हम एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे जबकि हैं। लिखा कहीं नहीं है। हाँ, और किडनी सिकुड़ गई, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हाँ, लोग बोलते हैं किडनी सिकुड़ गई, डायरेक्ट बोलते हैं सर किडनी सिकुड़ गई, किडनी सिंक हो गई है, किडनी फेल हो गई, किडनी काम नहीं कर रही, ऐसा बोलते हैं। तो जो यूरिन आ रहा है वो कौन काम कर रहा है? डॉक्टर के अब्बा बैठे हैं अंदर छन्नी लेके, बड़ी बात है ये। किडनी ही काम कर रही, तभी ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा वेस्टेज है, वो बाहर निकल रहा है, किडनी ही निकाल रही, डॉक्टर नहीं। और फिर जब यूरिन आ रहा है और डायलिसिस करते हैं और उसके बाद यूरिन बंद हो जाता है, रिजर्व पानी खत्म हो जाता है। यूरिन कम आता है तो उसके लिए डाइटोर वगैरह या और एक दो दवा है जो यूरिन ज़्यादा होती है। नहीं, मैंने बताया डाइटोर यूरिन आने के लिए नहीं है, यूरिन जाने के लिए है। यदि यूरिन आने के लिए होती तो जिनको यूरिन नहीं आ रहा है उनको देना चाहिए थी। आपके यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिनको यूरिन नहीं आ रहा है, जैसे उनसे कम यूरिन पूछेंगे। आ रहा था तो उन्होंने डाइटोर दिया था, तो उससे यूरिन बढ़ा था। जिससे क्या है, कभी कभी ऐसा होता है पानी जैसे भर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो जैसे फेंक रहे हैं, खाली कर रहे हैं, नहीं हो रहा है खाली, हम स्पंज लेते हैं, ऐसे भरा सोख लिया, निचोड़ दिया, आखिरी में वो सूखा का सूखा रहेगा। ऐसे ही आपका डाइटोर के बाद बढ़ा कि बंद हो गया? नहीं, डाइटोर के बाद यूरिन बढ़ा, डायलिसिस के बाद बंद हुआ। नहीं, यही आपको डाइटोर और डायलिसिस साथ में चल रहा था। नहीं, पहले तो 16 साल तक यही सब दवा खाए हैं। हाँ, सन 84 में हुआ था। डाइटोर से बढ़ता नहीं, तो अच्छा। जब डाइटोर से यूरिन बढ़ा तो डायलिसिस की क्यों ज़रूरत पड़ गई? डायलिसिस की जरूरत मुझे पड़ी है 2021 में। क्यों? जब यूरिन आ रहा था। यूरिन कम हुआ थोड़ा और ये ब्लड हो गया था 6। यूरिन कम हुआ तो डाइटोर यूरिन से हो ही गया 6। डाइटोर से ही कम हुआ। हाँ, और बाकी वो क्रिएटिनिन हो गया 19। क्रिएटिनिन 19 इसलिए हुआ कि आपके अंदर जो रिजर्व ब्लड था कम हो गया। उसको बूस्ट कर दिया और डायलिसिस में वो लैप्स कर दिया। अब रिजर्व एनर्जी नहीं है आपके अंदर और आपके अंदर जो फ्लूइड है वो मैं डायलिसिस के पहले 6 हो गया था, उसके बाद डायलिसिस शुरू किया था। 6 पॉइंट पे डायलिसिस कर दिया। हाँ। और फिर बाद में 6 पॉइंट ब्लड हाँ ब्लड, और क्रिएटिनिन 19। तो आपको ब्लड की जरूरत थी, डायलिसिस की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, उस समय रिपोर्ट के हिसाब हीमोडायलिसिस से होना चलना था। था, रिपोर्ट के हिसाब से चलना था। रिपोर्ट में लिखा है आपका ब्लड मिनिमम 13 पॉइंट होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए और मैक्सिमम 17 पॉइंट। तो आपका ब्लड 6 पॉइंट हो गया। तो क्रिएटिनिन को घटाना नहीं है, हमें ब्लड को बढ़ाना है। ब्लड को नॉर्मल कर देंगे, क्रिएटिनिन ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जब ये बात बोलेंगे तो बोलते हैं किडनी पेशेंट को इतना 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 तक कर देंगे, 9 कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाने देंगे। यदि आप जिद करेंगे तो वो इंजेक्शन लगा देंगे। वो एक भ्रम है कि ब्लड बढ़ गया, लेकिन बढ़ नहीं गया। वो रिजर्व जो रिजर्व होगा फिर बूस्ट कर देंगे, बस तो उसको यही घुमाते रहेंगे। और जब बात करेंगे कि हमें ब्लड चढ़वाना है तो वो डराएंगे कि ब्लड चढ़वाएंगे HIV हो जाएगा और बहुत सारे नहीं, कुछ ब्लड तो कई बार हेपेटाइटिस चढ़वाए B, हेपेटाइटिस C आयरन ऐसे के कुछ हो जाता इंजेक्शन है। लगवाए थे। लेकिन जब कम हो जाता है तो फिर ब्लड क्यों चढ़ाते हैं जब इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है? और फिर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, तो कहाँ से लाते हैं ब्लड? होल ब्लड चढ़ाया जाता है। होल ब्लड चढ़ाया जाता है।
और ब्लड नॉर्मल कर देते हैं, तो वो जो किडनी पहले से लगी हुई वही ये किडनी ब्लड वर्क ताजा करने वाला लगती नहीं है। चढ़ाते हैं। ये बोलते हैं जाके लैब से लेके आइए, जिसका सब कुछ डिफाइन हो चुका होता है। अच्छा, अभी आपका हीमोडायलिसिस चल रहा है या वाटर डायलिसिस चल रहा है? हम हीमोडायलिसिस का मतलब नहीं समझे। सर एक बार इसको जरूर क्लियर करिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है। आपके शरीर में पानी नहीं बढ़ा है, पानी 78% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है शरीर में, एक्स्ट्रा हो जाएगा। हमारा एनर्जी लेवल बैलेंस से अच्छा है तो पानी ऑटोमेटिक बाष्पीकरण हो जाता है। जैसे समुंदर है ना, सारी नदियाँ समुंदर में मिली हुई, कभी देखा कि समुंदर का पानी ओवरफ्लो हो गया? वो बैलेंस होता रहता है, दिखता भी नहीं है कहाँ जा रहा है पानी। बादल आते हैं लेकिन बादलों में कहाँ से जा रहा है दिख रहा है? ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर से भी बाष्पीकरण हो जाता है। अब आपका पानी बढ़ा हुआ नहीं है जो पानी निकाल देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 8 लीटर दूध है और उसमें 2 लीटर पानी एडजस्ट हो सकता है जी, और आप यदि उसमें गलती से 3 लीटर पानी मिला देते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग, दूध के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो रहा है, पता चल जाएगा फिर कि ज़्यादा है। तो इसको 4 घंटे लगातार उबालेंगे, कम कर दिया, गलती से बढ़ गया था, फिर दोबारा फिर गलती क्यों करना, वो गलती से हो गया था 1 लीटर एक्स्ट्रा, तो फिर मिला देंगे, फिर उबालेंगे। मतलब आपका पानी यदि ज़्यादा है तो फिर क्यों पी रहे हैं पानी? पानी प्यास लग रही है। हाँ, शरीर की ज़रूरत है, लेकिन ब्लड ज़रूरत नहीं है क्या शरीर की? 8 पॉइंट है, रिपोर्ट के हिसाब से 13 पॉइंट होना चाहिए मिनिमम। 10 तक मानते हैं। यदि आपको पानी मिलाना है, 8 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी मिला रहे हैं, यदि 3 लीटर मिलाना है तो दूध को 12 लीटर कर दीजिए, उसके हिसाब से आपका 3 लीटर पानी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। बताइए, तो फिर ब्लड को आप बढ़ा देंगे तो पानी एडजस्ट नहीं हो जाएगा जो आप निकलवा रहे हैं एक्स्ट्रा। और यदि आपने और ब्लड का लेवल बढ़ा दिया तो और जो पानी एक्स्ट्रा पीना पड़ेगा, एडजस्ट हो जाएगा। और फिर जब एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर के अंग एक्टिव हो जाएंगे। एनर्जी कैसे मिलेगी? ब्लड से। एक्टिव हो जाएंगे तो वो काम करने लगेंगे, तो वो जो मशीन काम कर रही है उसकी ज़रूरत है क्या? मशीन कैसे चल रही? पावर से। पावर से चल रही है। और हमारे शरीर के अंगों की पावर क्या है? हीमोग्लोबिन। जब हमारे शरीर के अंगों को पावर मिल जाएगी तो हमारे शरीर के अंग सेल्फ काम करेंगे कि नहीं? तो वो पावर कट कर देते हैं कि वो मशीन काम करे उनकी, क्योंकि जो टेक्नीशियन है वो डॉक्टर नहीं है, वो ट्रेंड किया हुआ बंदा है, ऑपरेटर है। और टेक्नीशियन तो घोंसले में बैठा रहता है लोगों को भयभीत करने के लिए, और वो किसी से बात भी नहीं करता है, उसकी हरकत है। हाँ, तो ये जो पूरी हरकत है ये नेफ्रोलॉजिस्ट की है। पहली बात ये है कि आप पहले सच और झूठ में अंतर समझें। सच क्या है, झूठ क्या है? रिपोर्ट में कहीं लिखा है कि किडनी खराब हो गई, और कुछ लोग बोलते हैं कि पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, तो पहले ये देखें कि क्रेटिनाइन कितना है। कई लोग बोलते हैं क्रेटिनाइन तो नॉर्मल है, तो फिर क्रेटिनाइन नॉर्मल कैसे जब प्रोटीन जा रहा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्रेटिनाइन बढ़ता है और यूरिन में प्रोटीन वाला बात होती है। एक्स्ट्रा वेस्टेज को, एक्स्ट्रा मटेरियल को एक्स्ट्रा वेस्टेज बोलेंगे। किडनी का काम क्या है? हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग वेस्टेज को डिटॉक्स करना, हीमोग्लोबिन को बैलेंस करना। और ये एक्स्ट्रा प्रोटीन यदि ज़्यादा हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट पे लोड पड़ेगा कि नहीं? फ्लूइड बढ़ जाएगा ना, और दूसरे अंगों को भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए वो किडनी अपना ईमानदारी से काम कर रही। तो किडनी को डॉक्टर के हिसाब से काम करना चाहिए कि शरीर के हिसाब से? अब आज के समय में तो डॉक्टर के हिसाब से। डॉक्टरों ने अपना हिसाब उस पर लगा दिया है 3-3 दिन डायलिसिस का, लेकिन जिस दिन आप तय कर लेंगे, यदि आपको भ्रम दूर करना है, हाँ, तो सबसे पहले जैसे मेरे से मुझसे क्वेश्चन करते हैं लोग और बहस करते हैं, यदि वो नेफ्रोलॉजिस्ट से बहस करने लगें तो मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नहीं, वो बहस नहीं करेगा, बोलेगा नहीं जो करना है अपने हिसाब से करो। और वो यदि आपको गाइड नहीं कर रहा है तो घर जाके आप, अगर आपका वजन 4 किलो बढ़ गया डायलिसिस के बाद जब आप गए हैं, तो वो डायलिसिस नहीं करेगा। 3 किलो से वजन 3.5 किलो से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। रिपोर्ट में कहाँ लिखा है कि वजन बढ़ गया? जैसे हम आज डायलिसिस करा के गए 92 किलो में,
अब परसों गए 96 किलो। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, आप पानी ज़्यादा पीते हैं कि भोजन ज़्यादा करते हैं? भोजन भी करते हैं, पानी पीते हैं। नहीं, ज़्यादा। ज़्यादा भोजन। हाँ, भोजन ज़्यादा। भोजन से मल बनेगा और पानी से मूत्र बनेगा। तो ये बताइए, आप जब वहाँ जाते हैं तो किलो में वजन करते हैं कि लीटर में? जिसमें जाते समय करते हैं उसी में आते समय करते हैं। किलो में करते हैं कि लीटर में? किलो। किलो में। और वो निकालते हैं लीटर में? नहीं। क्यों? जो कैन रखी रहती है पानी की, जो लिक्विड निकल रहा है, लीटर में उसको निकल यदि रहा है। है ना, निकालते तो लीटर भोजन में, से तो वजन मल करते बन रहा है, किलो। और मल तो किलो में उसको मापेंगे ना। मतलब आप ये खड़े होइए 1 मिनट, आप पेट दिखाइए, ये क्या है? ये मल है ये जी। और डॉक्टर बोलते हैं कि देखो इतना पानी भरा है। तो अभी तो 10 और दिन पानी पहले उसके पानी लिए कहाँ से निकाल रहा है? ब्लड के यहाँ से जो फिल्टर होके पानी जा रहा है हमारी आंतों से, शुद्ध हो के पानी ब्लड में जा रहा है, ब्लड को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, जी। ब्लड को पतला करने के लिए और ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वो पानी जो है ना निकाल रहा है, ये मल नहीं निकाल रहा है। और भोजन जो कर रहा है उससे मल बन रहा है, मल के एवज में आपका रिजर्व पानी निकाल रहा है। जी। तो बताइए, आखिरी में जब व्यक्ति मरता है ना, किडनी डायलिसिस वाला, तो पूरा शरीर से पूरा पेट ऐसा नगाड़े जैसे फूल जाता है और मुंह से झाग झाग निकलने लगता है, आंखें फूल सूजन हो जाती है, पूरा चेहरा सूज 15 जाता दिन पहले क्लीनिंग कराए थे। तो और इसको महीने में 2 बार एनिमा लेते हैं। हाँ, तो आपका जो पेट के अंदर जो पानी है उसको फिल्टर करते हैं कि ब्लड के अंदर पानी, मतलब मल को फिल्टर कर रहे हैं वो कि ब्लड को? ब्लड को। तो ब्लड के अंदर का पानी निकाल रहा है, आपके पेट के अंदर का पानी थोड़ी निकाल रहा है, जो मल आंतों में जो है। तो ये चीज़ आपको समझना है, और इस दलदल से वही निकल सकता है जो समझ सकता है, और जो जिसके दिमाग में डर है वो दलदल में ही फड़फड़ाते हुए मर जाएगा। डर की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, तो हमारे यहाँ पे जो माता जी हैं बहुत बढ़िया काम करती हैं। और मैंने एक पेशेंट इमरजेंसी, मेरे पास मतलब टाइम नहीं था, तो मैंने एक पेशेंट माता जी के पास भेज दिया था। 15 दिन में उन्होंने बिल्कुल बॉडी को डिटॉक्स कर दिया था और हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया था। वो पेशेंट बिल्कुल फिट हो गए, मतलब डायलिसिस फ्री हो गए। जबकि 3 बार डायलिसिस हो रहा था, 6 साल ग्वालियर, फिर उसके बाद उन्होंने गंगाराम दिल्ली कर दिया, प्लस वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर से वापस आना नामुमकिन। हाँ, नामुमकिन है। उसके बावजूद भी वो 14 दिन में 100% क्योर हो गया, मात्र 14 दिन में। बिल्कुल। तो ये जो सर हैं उनको अब जिम्मेदारी देते हैं माता जी को, ये मैनेज करेंगी, क्योंकि हालांकि मैं सपोर्ट करूंगा। नहीं, हमारी हिम्मत से आप मत घबराइए। हाँ हम हिम्मत में पूरे हैं जी। और कॉन्शियस में हैं। हाँ हमारा कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको जो बताएंगे हम करेंगे, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। अब मैं थोड़ा बात करूं जी। अब आप ये सोचो, आपने बोला मैं एनिमा भी लेता हूँ, एनिमा अब इधर नहीं लिए 6 महीने से। कोई बात नहीं, पहले लेते थे। मैं ये कहती हूँ, जब हमारा शरीर रूपी गाड़ी चल नहीं रही है तो भोजन रूपी पेट्रोल भी ना डालें, जितना चला रहे हैं उतना लें। मैं खुद 30 सालों से कोशिश में थी कि मैं फलाहारी बनूं। जी। करीब 24 साल हो गए मैं फलाहारी हूं। ठीक है, बाहर अब खिचड़ी खा ली, अच्छा लगा, खिचड़ी थी, रोटी होती तो न खाती, सब्जी खा लेती हैं। तो जब हमारा अब शरीर रूपी गाड़ी चल नहीं है तो भोजन रूपी पेट्रोल पचन नहीं हो रहा है। जी। अब आप चाहे क्रिएटिनिन बोले, चाहे शुगर है आपका, पैनक्रिया कामनिक, जो भी रोग आप बोल रहे हैं शुगर नहीं है, ना, BP मेरी नज़र में नहीं, जो भी वो रोग है, बीपी है या शुगर है, जितने भी रोग इन्होंने जांचों में जो आ रहा है ना, कुछ भी, वो आपकी वो लेयर आ रही है टॉक्सिन की, जो आपका अंदर पाचन नहीं हो रहा, जी। वो टॉक्सिन की लेयर आती है। तो वो मैं लेयर हटाती हूँ। जैसे आप कार की, बाइक की सर्विस कराते हैं, मैं उसकी सर्विस कराती हूँ शरीर की, वो लेयर हटाती हूँ, और वो लेयर हट के और बिल्कुल ही इंसान क्योर हो जाता है। और महीना नहीं लगता, फिर भी मैं कहती हूँ हद से हद 3 महीने। जी। मेरे यहाँ महीना नहीं लगता। मैंने 10 सेकंड में कोमा से मरीज निकाले हैं। अब ध्यान देना, सतना का मरीज मिला था मेरे को पहला कोमा से। वो एयरटेल में कोई भाई ऑफिसर थे, तो वो
अप डाउन अस्पताल की नहीं कर पा रहे थे, घर पे ही मरीज रखा था और उसको भी हायर कर रखा था, कोई कंपाउंडर या कोई डॉक्टर सवेरे शाम आता था। मैंने अपनी दवा, अब आप कोमा में हैं, मैं आपको बोलती रहूं कि आप मुंह खोलो। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दवा हम लोग नहीं देते प्राकृतिक, तो आप दवा कह रही मैं आयुर्वेदिक मैं आयुर्वेदिक हैं। तो मैंने उसकी बहू से बोला, बेटा बाबूजी की नाक बंद करो, जिंदा है सांस लेने के लिए मुंह खोलेंगे। बिल्कुल। बच्ची ने नाक बंद की, जैसे ही उन्होंने मुंह खोला मैंने दवा उड़ेल दी। मैंने दवा उड़ेली, उसके ऊपर मैं देती हूँ प्याज के रस में दवा। बहुत बारीकी से समझना मेरा मेथड। प्याज काम नहीं करती, उसमें जो मैं दवा देती हूँ वो, और प्याज काटते टाइम जो आप रोज पढ़ते हैं सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड, हैं, यस। वो और वो दवा मिलके काम करती है। पर वो धुआं तो तब जाएगा जब आपके अंदर प्याज का रस जाएगा। बिल्कुल। जैसे आप काटते इनो हैं, होता है ना, हाँ। डायरेक्ट गोला इल कर लिया, 1 सेकंड में। ऐसे ही। और फिर जैसे आप किसी टाइम बहुत मिर्ची खा ली, जी। नाक कान से धुएं निकलेंगे, लाग लगेगी, जुकाम हो जाएगा, आंखें भी बहने लगेगी। तो ऐसे ही आपने जैसे प्याज का रस पिया, क्योंकि आप काटेंगे हाथ से धीरे धीरे, बिल्कुल। वो आपको रुला देता है। जो आप झर्राटे से निकल आया 1 सेकंड में जूसर से, वो उसका झर्राटा कितना होगा? बहुत हाई तो वो आपको बेचैन कर देता है। जी। तो बेचैन कर देता है, और वो फिर नाक कान से धुआं निकल गया, बिल्कुल। माना वो फिर वेस्ट हो गया। लेकिन- तो मैं उसके ऊपर नींबू पानी या फटे दूध का पानी देती हूँ। जी। अगर आपके पास देसी गाय का दूध है तो उसका पानी, और नहीं तो नींबू पानी, यस। तो मैं 1 गिलास वो पहले ही तैयार करके रखा था, तो मैंने गिलास वो 1 गिलास रखूंगी प्याज के रस वाला, दूसरा उठाऊंगी, तैयार है। 2 सेकंड कितना लगेगा? 5 सेकंड, फिर भी मैं बोलती हूँ 10 सेकंड। मैंने बहू से बोला, बच्चे बाबूजी की नाक बंद कर। वो अभी नाक तक हाथ बराबर में खड़ी है, नाक तक हाथ डालने में कितना लगेगा? हाथ लगाया ही नहीं है। बुजुर्ग बोल बैठे, मैडम नमस्कार। अरे तो आप पैर ही ठंडे हो गए। ये कौन सा भूत बोल बेटा? तो कौन सा भूत? पहले क्या बोलते करना है, मेरा रोम रोम इकट्ठे हो जाते हैं। एनर्जी लेवल कम नहीं होने देना। पहले ब्लड हमेशा ध्यान रखना, और फोकस का है पे ब्लड बढ़ाने पे, हीमोग्लोबिन। तो ब्लड चढ़वा। हाँ, तो हालांकि कभी कभी एकदम फास्ट नहीं करना होता है, क्योंकि ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ब्लड आपका जो है ना, होल ब्लड चढ़ेगा। डायलिसिस के समय पानी कम निकालना है। डायलिसिस के समय जब मतलब डायलिसिस चल रहा है और ब्लड 4 घंटे में चढ़ेगा, यदि ठंड लगने लगी तो पानी बंद करवा दें। कई लोगों को देखा ऐसे ठंड ऐसे कांप रहे हैं और पानी निचोड़ते जाते हैं 4-4 लीटर, मतलब प्रति घंटे लीटर की स्पीड से पानी निकालते हैं। बिल्कुल। प्रति घंटे की स्पीड से, प्रति घंटे लीटर की स्पीड से, जबकि पूरे 24 घंटे में 1 लीटर पानी नहीं पी पा रहा है व्यक्ति, पीने दे रहा है, जबकि ये इतना चौड़ा मुंह और इतनी पतली सुई के रास्ते। तो बताइए ब्रेन पे कितना असर पड़ेगा। मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे कि ब्लड क्लॉट निकले हैं नाक से, क्लॉट बन जाते हैं और इंजेक्शन दे देते दर्द का। यहाँ से जो रक्त स्राव होता है ना साइनस वगैरह से या कहीं से, वो बाद में जब हम डायलिसिस बंद करवाते हैं तब वो ब्लीडिंग होती है और डॉक्टर रोकने की कोशिश, हम नहीं, रोकना नहीं है, निकलने दो। निकलने दो भाई। जरूरत पड़ेगी होल ब्लड चढ़ा देंगे, इन्फेक्टेड ब्लड है। मुंह सूखता है, हाँ, फिर बर्दाश्त नहीं होता तो आदमी पानी पी ले रहा है। देखिए अब भूख जो है बहुत लगती है। भूख वो इंजेक्शन लगाने से, इंजेक्शन बंद कर देंगे। जैसे भूख कम लगेगी, कम खाएंगे तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं, भूख जैसे आपने कहा आपको एनर्जी वाली चीज़ें लेने, पेट भरने वाली चीज़ें नहीं। फिर देखो हमारा जो किया गया है ना, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, मैदा, चीनी, इसलिए हमारे शरीर के मतलब एनर्जी को भी रिफाइंड कर सेहत दिया, को हाँ। रिफाइंड कर दिया है। आप अगर, मेरे से कई ऐसे लोग, मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हैं, कहते हैं हम व्रत नहीं रख पाते। मैं कह घी रख पियो फिर व्रत रखो। हाँ, अरे, हमें एक तो बात दिक्कत है, ही नहीं हुई। जब माता जी मेरे यहाँ आई, हम्म। मैंने भोजन मेरी के लिए घी इनको पीते हैं। बोला तो नहीं, सूप बनाया पालक टमाटर का, वही पिया। ओके। और बोले कि 1 कटोरी घी दे दो मुझे तो बस। तो हमारे पास तो गाय का घी रहता है, तो घी दे दिया, बस वो घी ही पिया और एनर्जी भरपूर है। मैं 50 से 100 ग्राम घी
जलनेती की रोटी से लेती हूँ। हमारे घर में रिवाज है, हमारे बुजुर्ग नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक 400 ग्राम घी पी के ऊपर से काढ़ा पीते थे। जी। आप नाक से देसी गाय का घी लो, देसी गाय का दूध लो, और नारियल पानी में आप नींबू डाल के नाक से लो जलनेती वाली रोटी से। देखो आप कितना काम करता है। नाक से पीना, नाक से पीना। अब करके देखो, आप घी पिएंगे ना, आपको भूख स्निग्धता आ जाएगी ना, खिंदिया जाना ना शरीर, समझ रहे हैं ना, खिंदिया जाना, स्निग्धता आ जाएगी, आपको भूख लगेगी नहीं ना। बिल्कुल। तो फिर तो वो भूख मारने के लिए हो गया ना भाई जी, लेकिन उसमें एनर्जी है। एनर्जी है। नाक से लेने से साइनस में जो कंजक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो टॉन्सिल वगैरह में, टॉन्सिल में इन्फेक्शन होता है वो भी निकल जाता है। पूरा शरीर, आप सोचते हो हम ये करें या वो करें, हमसे हमारी स्निग्धता छीनी गई, हमसे हमारी पौष्टिकता छीनी गई, तो फिर हमारे बाल झड़ने लगे, बाल सफ़ेद होने लगे, जो भी परेशानियां आई हैं हमारी इन्हीं कमियों के कारण है। फिर आप इसके बदले इसका ये सब सप्लीमेंट लो, वो सप्लीमेंट, आपने पहले नुकसान किया हमारी असल चीज़ें लेके, फिर आप सप्लीमेंट दे के और नुकसान कर रहे हो। हमें उलझाया जा रहा है। कुछ मत करो, प्रकृति के तरफ लौट आओ। जी। सब्जी के 4 कटोरे खा लो ना, तेल होना चाहिए घानी का। लेकिन जैसे 4 कटोरे खाने का मन भी तो करे, नहीं करे ना, जबरी खाना है। हाँ, शरीर को तो देना है ना खुराक। बिल्कुल। बच्चा जन्म लिया, 20 साल तक उसकी ग्रोथ होगी। 3 वक्त का भोजन दो, ये नहीं आपने चिप्स पकड़ा दी, मैगी पकड़ा दी, ये पकड़ा दिया, वो पकड़ा दिया। आज हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को बिस्कुट का पैकेट दे देते हैं, चल जा स्कूल, या 10-20 का नोट पकड़ा देते हैं। उसके आगे चल के साइड पे कितने आते हैं। कि 7 टाइम खाते हैं। अभी आपका इंजेक्शन बंद करवा देंगे और जो भी दवाइयाँ बंद करवा देंगे, अगर भूख आप बंद हो जाएगी। 10 मिनट मेरे को दो ना, फिर मैं आपको भूख बढ़ाना है। हो सकता है एक बार में 2-3 गिलास निकलवा दूं। बिल्कुल। आधी घंटा दे देंगे। हैं, तो क्या है, फिर 20 से 40 तक हम होगा स्टेबल, न हमारी ग्रोथ होगी, न हम बुढ़ापे के लिए ढलेंगे। अब 2 वक्त भोजन। जी। 40 के बाद 50 तक हम होगा बुढ़ापे के लिए ढलेंगे, 1 वक्त भोजन। 50 के बाद हम बुढ़ापे में पहुंच लेकिन गए, जैसे अब अभी भोजन हम- बंद। जैसे अभी हमको लगता है कि हम 40 के हैं, तब फिर भोजन बंद कर देंगे तो 60 के 60 के चलिए, ये शरीर की भाषा है। चलिए, आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। मन से सब 20 के हैं, उम्र शरीर देखो। आज का सेशन बड़ा महत्वपूर्ण रहा। मकसद हम लोग का केवल इतना था कि डायलिसिस के भय को दूर भगाना, और हजारों पेशेंटों को डायलिसिस मुक्त कर सके हैं। हमारे विक्रम सर आज हम लोगों के बीच में है, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन ये संदेश दिया कि अगर देश को भय मुक्त हम कर दें तो बीमारी मुक्त भी किया जा सकता है। डायलिसिस के भय को दूर भगाना है, ऐसा संकल्प लेते हुए आज हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे और फिर बाकी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पूरी तरह से संतुष्ट हुए।